माध्यमिक प्रधानाचार्य जी, शिक्षक और हमारे अभिभावक जो आज आए हैं उनका भी स्वागत है। और हम यहाँ नई शिक्षा नीति के तहत हमने यह एक प्रोग्राम रखा है कि हम किस तरीके से इस नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति उसको हम किस तरीके से वेलकम करें और उसको अडॉप्ट करें और जितना हो सके एज वेल एज पॉसिबल उसको हम लाएं। और उसमें सहयोग तो कम मिलेगा और शिक्षक को ज़्यादा जागना है। जो न्यू स्मार्ट क्लासेस आए हैं, स्मार्ट क्लासेस जो आई हैं और उसको वेलकम करना है। ये स्मार्ट क्लासेस पिछले 10 से 12 साल से चल रही हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी संस्थान है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंटिन्यू करने में असक्षम हो जाते हैं। चाहे वो वजीफे का काम आ जाता है, चाहे वो किसी और तरीके का काम आ जाता है। कंप्यूटर हमारे विद्यालय में है, लेकिन वह रूम सिर्फ एक क्या कहें कि म्यूजियम जैसा ही रह गया है और सफाई होती है उसकी, लेकिन बच्चे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते। चाहे उसका कारण कुछ भी हो, टीचर नहीं है या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर और कोई नेट और इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। लाइब्रेरी है, बच्चे बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और लेकिन लाइब्रेरी भी बच्चा हफ्ते में कभी 1 दिन 2 दिन जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो बाधित रहता है। कई बार हमारे पास सामान होता है और तब भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, बच्चे भी नहीं लाभान्वित हो पाते हैं। लेकिन आज हमारी जो अध्यापिकाएँ हैं वो सब हम एज वेल एज पॉसिबल कर रहे हैं और उसमें हमें और ज़्यादा क्या हम ऐसा करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो वर्तमान परिस्थिति में परंपरागत एवं पारंपरिक शिक्षा विधि से शिक्षा देना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वैकल्पिक साधनों के बारे में प्रयास करना आवश्यक हो गया है। यह करने के लिए शिक्षा की हानियों कम करते हुए हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती इंटरनेट सुविधाओं के बारे में भी उचित और ठोस प्रयास नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी ऐसे माध्यमों को पहुंच तक पहुंचना बहुत कम है। मतलब जैसे ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, सब कुछ है हमारे भारत में, लेकिन अभी भी हमारे देश की 70% जनसंख्या लाभान्वित नहीं हो रही है। चाहे वहाँ वाईफाई हो गया है, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है, तब भी वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं असक्षम हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है और प्रभावशाली ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षकों को भी उचित प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। पहले से ही यह माना जाता है कि पारंपरिक कक्षा में जो एक शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करता था, वह ऑनलाइन कक्षाओं में ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन यही उसे उचित माध्यम में प्रशिक्षण किया जाए तो वह परंपरागत शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा में सामंजस्य बैठाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। कहने का आशय यही है, भाई मेरे कहने का मतलब वही है कि जो टीचर बहुत अच्छे से ग्रामेटिकल या मैथ या हिंदी पढ़ा रहा है कक्षा में बैठ करके बच्चों के साथ अपने वॉइस के साथ, ये जरूरी नहीं है कि वो वीडियो के थ्रू या ऑनलाइन माध्यम से भी वो अपने उस सारे मटेरियल्स को बहुत अच्छी तरीके से दे सके और उसमें सफलता उसे मिल सके। ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को भी कम करने के बारे में अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनलाइन की जो ये शिक्षा है वो बहुत अच्छी है और इसका हम स्वागत कर रहे हैं। पिछले
पिछले 10-15 सालों से वह चल भी रहा है, या कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी इस चीज़ से वंचित नहीं है, लेकिन उसकी जो हानियाँ हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको जिस तरीके से भी एनी हाउ हम शॉर्ट आउट कर सके वह भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि तकनीकी ज्ञान जितना लाभकारी है उतना ही बाल मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए इनके उपकरणों के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक स्वरचित उपयोग करता अनुकूलन प्राप्त होना चाहिए, जिसके संबंध में वर्तमान समय में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से सरकारी प्रयास हो रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए अभी भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तक डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है, वही मेरी कहने का मतलब वही है कि अभी भी बहुत लोगों के पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, या टीवी नहीं है, या उनके पास नेट नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो मैम कई सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं वो बहुत देर तक बफरिंग होते रहते हैं और उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, और वो डाउनलोड होने में कहीं ना कहीं वो असमर्थता उनका रहता है कि वो नहीं प्राप्त कर पाते जो शिक्षा हम भेज रहे होते हैं। इस तथ्य को देखते हुए भी अभी भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तक डिजिटल पहुँच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा संचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, जिससे कि कम खर्च में अधिकतम बच्चों तक पहुंच बनाई जा सके और उन्हें उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। ऑडियो जो हम भेजते हैं वो जल्दी डाउनलोड हो जाता है एज कंपेरिजन जो वीडियो होता है, वीडियो डाउनलोड होने में उसको टाइम लगता है। इसके लिए शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और तभी जो एक शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। डिजिटल शिक्षा एवं शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए साथ ही परंपरागत और व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के महत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब लाइब्रेरी हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। जब तक हम डिफरेंट राइटर्स के बुक हिंदी हो, इंग्लिश हो, ड्राइंग हो, हम नहीं पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। जब समय और परिस्थितियाँ उचित हों तो अनौपचारिक या व्यक्तिगत शिक्षा को महत्व प्रदान करना चाहिए। वर्तमान में तकनीकी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए डिजिटल शिक्षा व शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपरागत और व्यक्तिगत रूप से आमने सामने सीखने के महत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तकनीकी के माध्यम से संभव नहीं है। शिक्षा में प्रयोग करने एवं गंतव्य न होकर एक यात्रा के समान है, और नीतिगत उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। भविष्य में वर्तमान महामारी जैसे अनेक परेशानियां आ सकती हैं, जिसमें डिजिटल शिक्षा हमें बहुत अधिक सहयोग कर सकती है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और विकसित करने में सहयोग प्रदान कर सकती है। इसका आशय यही है कि हमें जब हमारे बच्चे विद्यालय में आ जाएंगे उसके बाद भी हमें इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। भविष्य में आने वाली समस्याएं, महामारी, कोई विपत्ति जो हमारे देश पे आ जाएगी तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और तैयार तभी हम हो सकते हैं जब तक आने वाली ये जो नई नई तकनीकी है अगर हम उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर हम उसे सीखने से दूर रखेंगे और हम उसको अवॉइड करेंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे वह मटीरियल से, वो बच्चे भी वंचित रहेंगे और उसके लाभ को न लेकर के उसके हानि को वो ले लेंगे, लेकिन लाभ से वो वंचित रहेंगे। थैंक यू। संसाधन जैसे बेहतरीन अच्छे पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं, प्रौद्योगिकी, खेल मनोरंजन के स्थान और छात्रों के संवाद हेतु स्थान। इन विद्यालयों में भी इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर आपस में छात्र बैठकर पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस कर सकें। इन मामलों पर पहल करने की आवश्यकता है और जिससे सीखने का वातावरण आकर्षक और सहायक बनाया जा सके और सभी छात्रों को सफल होने के लिए
किया जाएगा। साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियाँ भी तय की जाएगी और उनको अंतिम रूप सर्टिफिकेट के माध्यम से दिया जाएगा कि छात्र के पास भी इस चीज़ का सर्टिफिकेट हो कि वह किसी बात या किसी भी कोर्स में सफलता प्राप्त कर लिया है। साथ ही नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को भी संशोधित किया जाएगा। मीन्स पहले जो थी उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे और उच्चतर शिक्षा संस्थान एक मानक आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगा जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्रों की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी। मीन्स किसी भी छात्र के साथ उसमें भेदभाव नहीं हो सकेगा। उसकी आकलन की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता को उच्चतर शिक्षा का तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार या ओपन और डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ मुक्त शिक्षा को का विस्तार किया जाएगा और इस दिशा में ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से इन्हें नवीनीकृत किया जाएगा। साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे कि जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है वैसे ही जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें भी वैसी ही पढ़ाई होगी। ओडीएल के प्रणालीगत विकास, विनियमन और मान्यता के लिए मानक, मानदंड और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे और ओडीएल की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी। जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर बहुत फोकस किया गया है। वर्तमान एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए नई शिक्षा नीति एक बेहतरीन कोशिश है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बिना इसके उद्देश्य को पाना संभव नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है। इसे हम फाउंडेशनल एजुकेशन भी कहते हैं या फिर आंगनबाड़ी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन। वैसे सीखने की प्रक्रिया तब से ही प्रारंभ हो जाती है जब से बच्चा जन्म लेता है, लेकिन एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेना 3 वर्ष की आयु से शुरू करता है, जिसमें जनरली 5 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें प्ले स्कूल, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आती है। अब हम समझते हैं कि आखिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यह एक ऐसा फेज होता है जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इस फेज में बच्चा मेंटली, सोशली, इमोशनली ग्रो करता है और बच्चे की लर्निंग इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बच्चे का दिमाग इस स्टेज में 85% तक ग्रो कर जाता है। इसलिए यह एक बेहतरीन फेज है जहाँ पर यह पता चलता है कि बच्चा फ्यूचर में चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करना चाहता है। इसी फेज में बच्चे की रिटेंशन पावर और मेमोरी पावर भी बढ़ती है और बच्चा डिसिप्लिन भी सीखता है। साथ ही बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन भी इसी स्टेज में होती है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि ये बहुत ही क्रूशियल एजुकेशन है। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी ही चाहिए। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें हमारा देश वर्तमान समय में फेस कर रहा है। वर्तमान समय में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाती है प्ले स्कूल्स में या गवर्नमेंट को इन स्कूलों में फंडिंग करने की जरूरत है। साथ ही इन्हें फॉर्मल स्कूलों से मिलाने की जरूरत है।
फाउंडेशनल एजुकेशन 5 वर्षों की होगी। जैसे कि आपने लिखा होगा 5+3+3+4 है, तो फाउंडेशनल एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स का है, जिसमें जो पहला लेवल होगा वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगा और जो दूसरा लेवल होगा वो 6 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए होगा, जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु का बच्चा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल बालिका में अर्ली एजुकेशन लेगा और 6 से 8 वर्ष की आयु में कक्षा 1 व 2 में अध्ययन करेगा। जबकि वर्तमान शिक्षा पद्धति में 3 से 6 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया गया। इसे फॉर्मल एजुकेशन में हम जोड़ते ही नहीं हैं और जो नई शिक्षा पद्धति आएगी उसमें ये जो प्री स्कूल्स हैं इनको भी हम फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ेंगे। नई शिक्षा नीति में ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव है। वर्तमान समय में प्ले स्कूल, एलकेजी और यूकेजी की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में ही उपलब्ध है, पर नई शिक्षा नीति लागू होने पर 3 से 6 वर्ष की आयु की प्रारंभिक शिक्षा अब सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध होगी। वर्तमान समय में जो टीचर्स इन आंगनबाड़ियों में और बाल बालिकाओं में अपॉइंटेड हैं उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। उनके लिए एक बेहतर क्राइटेरिया सेट करना ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकें, ये बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति में ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्री फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिक्षक को ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। जब हम प्ले स्कूल्स की बात करते हैं तो ये हमें शहरों में आसानी से देखने को मिल जाता है, पर गाँव में और ट्राइबल एरियाज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रारंभिक शिक्षा के ढांचे को उन जगहों पर भी विकसित करें जहां पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नई शिक्षा नीति में ECCE को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पाई, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी संभावना है कि वहां तक हम प्रारंभिक शिक्षा को नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या समाधान आया है नई शिक्षा नीति में? जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पाएगी उनके NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर, ये कक्षा 1 में प्रवेश ले लेंगे। मानते हैं कि इस स्टेज में बच्चे का दिमाग 85% तक ग्रो कर जाता है तो वो इस भाषा को भी सीख लेगा। ऐसे स्थिति में रिटर्न है कि 85% तक बच्चे का जो माइंड है वो इस स्टेज में ग्रो कर जाता है, तो हम ये लैंग्वेज भी उसे सिखा सकते हैं। इस स्टेज में इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाना ECCE का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। इससे सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का पलायन सुनिश्चित है। हालांकि नई शिक्षा नीति में इस बात के लिए कहा गया है कि निजी स्कूलों को भी कड़ाई से आदेश दिए जाएंगे कि वो मातृभाषा के प्रावधान को फॉलो करें, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि ये निजी स्कूल बिल्कुल निरंकुश होते हैं और ये शायद इस बात पर एग्री ही ना करें, क्योंकि इनके 2 ही ट्रम्प कार्ड होते हैं जिससे वो पैसा वसूलते हैं। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज और नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम देना बंद कर देंगे तो वो तो देंगे ही और इसी माध्यम से वो पैसे अभिभावकों से लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी इस बात पे एग्री करेंगे कि वो मातृभाषा ही प्रारंभिक स्टेज पर दें। ECCE में मुख्य रूप से खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियां, चित्रकला, पेंटिंग, दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली आदि को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति में बच्चों को इस प्रकार
जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। SSSC के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को भी उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इस सभी स्कूलों को मानकों द्वारा जो भी तय किए गए विनियामक रेगुलेशंस को अपनी सारी सूचनाओं को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक रूप से अपनी स्कूल की वेबसाइट तथा SSC की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। अब आता है हमारा SCERT के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी इस नई नीति के अनुसार। राज्यों में अकेडमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT के नेतृत्व में होंगे। SCERT अपना जो कार्य है वो NCERT की देखरेख में करेगा, उसके सहयोग से ही करेगा। SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा और CRC, BRC तथा डाइट जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए SCERT एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगा। जो चीज़ें इनकी थोड़ी सी शायद कुछ कम हुई हैं उनको और ज़्यादा पुनर्जीवित करेगा, इनका काम थोड़ा सा और ज़्यादा सही तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों को सशक्त बनाने और इन्हीं संसाधनों से परिपूर्ण करने वाली व्यवस्थाएं इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगी। व्यवस्था की प्रत्येक भूमिका से क्या अपेक्षा में यह भी उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसी बेसिस पर उनके काम का भी मूल्यांकन होगा। इसके साथ साथ जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं इसी के साथ साथ इनका सभी स्रोत का मूल्यांकन भी होगा। मूल्यांकन किस तरीके से होगा, बच्चों से भी उसमें डिपेंड होंगे, छात्र भी उसमें सम्मिलित होंगे और सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्कूलों के ही छात्रों का मूल्यांकन एक साथ सम्मिलित होगा। सार्वजनिक और निजी स्कूल का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे सभी शिक्षा प्राप्त कर सके। माता पिता और समुदायों को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। कि जो सभी स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट स्कूल आजकल इन लोगों की जो फीस है वो बहुत बढ़ रही है, इसके लिए कोई मापदंड नहीं है कि वो जितना अपना हिसाब है अपने हिसाब से वो लोग अपनी फीस एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उन लोगों को भी अपना देना पड़ेगा कि हाँ हम ये फीस इस तरीके से ले रहे हैं और फीस का भी कुछ उस पर भी कुछ नियंत्रण लगाया जाएगा। स्कूल की वेबसाइट और SSA वेबसाइट पर दोनों स्कूल यानी कि निजी भी और सार्वजनिक दोनों स्कूल की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा जिसमें कक्षाओं, छात्रों और शिक्षकों की जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, शुल्क और मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल होंगे। स्कूल विनियमन प्रमाणन तय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जैसा कि हम इसको देख रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, सिखाना होता है एक तरह से। और ये जो शिक्षा नीति है ये हमें केवल सिखा ही नहीं रही है बल्कि ये हमें इस तरह से तैयार कर रही है कि हम लाइफ टाइम सीखते रहें। इसकी जो एक सीखने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि बच्चे को रुचिकर तरीके से सिखाया जाएगा, हमने पर्यटन को उसमें इंक्लूड कर दिया तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, बच्चा अपने आप बहुत ही चीज़ों को समझ जाएगा, आत्मसात कर लेगा उसको, तो उसकी रुचि एक तरह से कंटेंट में बन जाएगी। और सीखने के लिए रुचि होना सबसे प्राइमरी डिज़ायर है, सबसे प्राइमरी जो एक तत्व होता है वो होना चाहिए, वो इच्छा शक्ति ही है, रुचि ही है एक तरह से। तो अगर हमने बच्चे की रुचि उसमें क्रिएट कर दी कंटेंट में तो निश्चित रूप से जो बच्चा है वो सीखेगा। मैं अपनी तरफ से तो डिटेल में बता चुकी हूँ हम वीकली या फिर फोर्टनाइटली कर सकते हैं, हर 15 दिन पे या 1 महीने में हम देखेंगे डिसाइड करके इस तरह का हम सेशन करेंगे और पूरी शिक्षा नीति को हम यहाँ पर इसी तरह से डिस्कस करेंगे आपस में। तो हम लोगों को बिना पढ़े वो शिक्षा नीति लर्न हो जाएगी, समझ आ जाएगी। क्योंकि किसी भी शिक्षा नीति को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो टीचर बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन टीचर को ही पहले इनिशिएटिव लेना है कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। निसंदेह इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और ये शिक्षा नीति लिखित में बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया हमें लग रही है, इनोवेटिव। लेकिन इसमें जॉब है केवल ये कि जो व्यवस्था है वो नहीं बताई गई। इसमें ये 2 चीज़ें बता दी कि हमें ये करना है, लेकिन वो चीज़ें कैसे
क्वेश्चंस आए